हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यूएनए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं विजय कोलकाता का। ये लिखते हैं कि इन्हें एक 80 इंच की प्रोजेक्टर स्क्रीन परचेज करनी है 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में और 1000 NC लुमेंस वाला प्रोजेक्टर परचेज करना है। इनका बजट 15,000 रुपीज़ है। विजय जी, 15,000 रुपीज़ के अंडर में अगर आपको ये दोनों ही चीज़ें परचेज करनी है तो पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। 1050 NC लुमेंस की इसमें ब्राइटनेस दी गई है। और अगर आपको एक स्क्रीन परचेज करनी है तो 80 इंच की स्क्रीन तो जनरली नहीं मिलती है, 84 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी या फिर 92 इंच की मिल जाएगी। तो मैनुअल पुल डाउन स्क्रीन है, ये आपको मिल सकती है कम प्राइस में। आई थिंक 84 इंच या 92 इंच की आपको 2500 रुपीज़ या 3000 रुपीज़ में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो 15,000 रुपीज़ में आपकी ये दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। पिक्सपैक पावर प्रोजेक्टर मेरे पास में है, इसे मैंने टेस्ट कर लिया है, काफ़ी बढ़िया ये परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी वगैरह इसमें मिल रही है। 8-10 दिन हो चुके हैं इसे टेस्ट करते हुए, जल्दी 1-2 दिन में इसका वीडियो आ जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। 13,000 रुपीज़ की रेंज में आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ट्यूब लाइब्स का। ये लिखते हैं कि सर, क्या आप प्लीज़ बता सकते हो कि इस प्रोजेक्टर का रिमोट से ऑफ करने के बाद कितनी देर तक इसका एग्जॉस्ट फैन ऑन रहता है, प्लीज़ आंसर। तो ये पूछ रहा है पिक्सपैक रे गोल्ड प्रोजेक्टर के बारे में। और इनका बेसिकली कंसर्न है कि इसके अंदर जो फ़ैन लगे हुए होते हैं, तो जब हम प्रोजेक्टर को ऑफ़ कर देते हैं, रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं, तो इसका जो कूलिंग फ़ैन लगे हुए हैं तो वो कितनी देर तक ऑन रहते हैं या रिमोट से ऑफ़ करते ही वो ऑफ़ हो जाते हैं। तो इनका कंसर्न यही है, क्या अगर इमीडिएटली रिमोट से ऑफ़ करने के बाद ही अगर फ़ैन ऑफ हो जा रहा है तो इससे प्रोजेक्टर को क्या कोई नुकसान हो सकता है। देखिए, जैसे ही आप रिमोट से ऑफ़ करेंगे या मेन स्विच ऑफ़ करेंगे तो प्रोजेक्टर का जो फ़ैन होता है वो ऑटोमेटिक उसी टाइम पे ही ऑफ़ हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि 5-7 या 10 मिनट तक एक्स्ट्रा चलता रहेगा। जैसे कि इंफ्रारेड कुकटॉप आते हैं तो उसमें एक बार ऑफ़ करने के बाद में उसका जो फ़ैन है वो काफ़ी देर तक ऑन रहता है। आई थिंक 10 मिनट तक वो ऑन रहता है, ताकि उसका जो एलिमेंट वगैरह है वो उसको कूल रख सके। लेकिन प्रोजेक्टर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब तक प्रोजेक्टर का लैंप ऑन रहता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करता है, तो उसे कूल रखने के लिए फ़ैन उसके अंदर ऑपरेट करते हैं। और जैसे ही लैंप ऑफ हो जाता है, जैसे ही आप रिमोट से प्रोजेक्टर ऑफ करेंगे तो उसका लैंप ऑफ हो जाएगा, तो साथ ही जो फ़ैन है वो भी ऑफ हो जाता है। वो कोई वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम तक ऑन नहीं रहता है उसको कूल करने के लिए। जो प्रोजेक्टर के एलईडी लैंप होते हैं, तो ये जब ऑन होते हैं, या एलईडी बल्ब है या फिर एलईडी ट्यूबलाइट है, ये जब ऑन होती हैं तभी ये हीट जनरेट करती हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको ऑफ़ किया जाता है ये एकदम से कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनके बेस में एक एल्युमिनियम की प्लेट रहती है और हीट सिंक वगैरह लगी हुई रहती है। एक थर्मल पेस्ट लगा हुआ रहता है, वो जल्दी से जल्दी लैंप को कूल करता है। तो उसको कूल करने के लिए फ़ैन को कंटिन्यू ऑन रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे ही लैंप ऑन होगा फ़ैन ऑन हो जाएगा, जैसे ही लैंप ऑफ होगा फ़ैन ऑफ हो जाएगा। इससे प्रोजेक्टर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कल्पेश सावंत जी का। तो इन्होंने यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी तारीफ़ की है, हमारे वीडियोज़ की, हमारे चैनल की, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्वेश्चन इनका यहाँ पर यह है कि इनके पास बेनक्यू ब्रांड का TH575 प्रोजेक्टर है, जिसमें 3800 NC लुमेंस की ब्राइटनेस है। तो इन्हें एक अच्छी LR स्क्रीन परचेज करनी है जिसमें ब्राइटनेस अच्छी हो, कॉन्ट्रास्ट इशू अच्छा हो, ब्लैक लेवल उसका काफ़ी अच्छा हो। तो ये कह रहे हैं कि आपने काफ़ी सारी स्क्रीन के रिव्यू किए हैं, तो आपको एक अच्छी स्क्रीन सजेस्ट करें। तो देखिए, आपके पास में जो ये प्रोजेक्टर है इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा दी गई है। जनरली होम सिनेमा सेटअप के लिए इतनी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम है या फिर क्लास रूम है, उनमें इस टाइप के प्रोजेक्टर यूज़ किए जाते हैं या फिर प्रोफेशनली इनका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप अपने होम सिनेमा सेटअप के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप एक लो गेन वाली स्क्रीन परचेज़ करेंगे, जैसे कि 0.8 गेन या फिर 1.0 या फिर 1.2 गेन की स्क्रीन परचेज़ करेंगे, तो ये बेटर होंगी, क्योंकि ये ब्राइटनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके इस प्रोजेक्टर में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो लो गेन की जो स्क्रीन होती है वो ब्राइटनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करती हैं, मतलब ब्राइटनेस को एक्स्ट्रा वो इन्हेंस नहीं करती हैं। तो इससे आपको थोड़ी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलेगी अगर आप लो गेन स्क्रीन परचेज़ करते हैं। तो अगर आप हाई गेन स्क्रीन परचेज़ कर लेंगे तो हाई गेन जो स्क्रीन होती हैं वो ब्राइटनेस को और ज़्यादा
इंक्रीज़ करती हैं, इन्हेंस करती हैं, तो उससे फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जिससे कलर वगैरह वॉश आउट आपको नज़र आएंगे, पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो 0.8 टू 1.2 गेन तक की स्क्रीन अगर आप परचेज़ करेंगे तो बेटर होगा। अब देखिए इस गेन की स्क्रीन ऑनलाइन में परचेज़ करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में जितनी भी स्क्रीन सेल की जाती हैं वहाँ पे प्रॉपर एक्चुअल में क्या गेन है वो सही से मेंशन नहीं किया जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिग व्यू ब्रांड की हाई कंट्रास्ट एलआर स्क्रीन परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है। 1.5 गेन में ये स्क्रीन आती है। हालांकि 1.2 गेन तक की स्क्रीन आपके लिए बेटर रहेगी, लेकिन अब वो मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। तो 1.5 गेन आप परचेज कर सकते हैं। जो बिग व्यू ब्रांड की हाई कॉन्ट्रास्ट एलआर स्क्रीन है, मैंने इसका रिव्यू किया है, काफ़ी बढ़िया स्क्रीन है, काफ़ी प्रीमियम स्क्रीन है। इस पे आप इस प्रोजेक्टर को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कलर वगैरह, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको एक नंबर भी शो हो रहा होगा। ये मिस्टर किशन खाट जी हैं, तो स्वास्तिक प्रोजेक्शन स्क्रीन के नाम से दिल्ली में इनकी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। ये मैन्युफैक्चरर भी हैं और इम्पोर्टर भी हैं। मैंने काफ़ी सारी स्क्रीन इनसे परचेज़ की हैं रिव्यू के लिए। तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट इनको बता सकते हैं। इनके पास में हर टाइप की स्क्रीन अवेलेबल है, एकदम बिल्कुल लो गेन से लेके और हाई गेन तक की स्क्रीन इनके पास में मिल जाएंगी। तो आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनसे कस्टमाइज स्क्रीन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेडीमेड ही परचेज़ करनी है तो फिर आप बिग व्यू ब्रांड की फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट एलआर स्क्रीन परचेज कर लें, वो एकदम आपके लिए परफेक्ट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विद्युत घोष जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ जी पिक्सपैक रे गोल्ड मॉडल काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके जो कूलिंग फ़ैन है उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। दूसरे प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो पिक्सपैक रे गोल्ड में थोड़ी सी फ़ैन नॉइज़ ज़्यादा है। जनरली जो दूसरे प्रोजेक्टर आते हैं उसमें सिर्फ एक ही फ़ैन लगा हुआ रहता है, एक ईयर इनटेक फ़ैन होता है जो ईयर इनटेक करके और दूसरी साइड से जो एलईडी लैंप है उसको कूल करते हुए वो हीट वेंट से जो एयर है वो आउट हो जाती है। लेकिन पिक्सपैक रे गोल्ड जो प्रोजेक्टर है तो इसमें एक एयर इनटेक फैन दिया गया है, 3 हीट सिंक फैन दिए गए हैं जो कि गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं। प्रोजेक्टर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही है उसको वो बाहर फेंकने का काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है तो वहाँ कितनी नॉइस होगी, और जहाँ पर 4 फैन लगे हुए हैं तो वहाँ कितनी नॉइस होगी। हालांकि अगर आप प्रोजेक्टर के बहुत पास में बैठे हुए हैं, 1-2-3 फुट की दूरी पे बैठे हुए हैं, तो आपको हो सकता है कि फ़ैन की नॉइस सुनाई दे। लेकिन अगर आप थोड़ा दूर बैठे हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी नॉइस सुनाई नहीं देगी। या अगर आप बड़ा सा अपना होम थिएटर बनाते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसकी नॉइस बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाली है। तो थोड़ी सी नॉइस तो ज़्यादा है, लेकिन वो इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल सील्ड इंजन दिया गया है। अगर इतने ज़्यादा फ़ैन उसमें ना लगाए जाएँ, इतनी नॉइस ना हो उसमें, तो फिर देखिए उसका जो डिस्प्ले वगैरह है वो जल सकता है, जो पोलराइज़र ग्लास है वो यहाँ पे जल सकता है। और काफ़ी ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस भी दी गई है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लैंप इसमें लगा हुआ है, तो उसको भी कूल रखने के लिए यहाँ पर थोड़े हाई कैपेसिटी हाई एयर थ्रो वाले फ़ैन इंटीग्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वायरल गुजराती का। ये लिखते हैं कि सर सबसे अच्छा ब्राइटेस्ट 1080p प्रोजेक्टर चाहिए तो कौन सा ले सकते हैं, पिक्सपैक रे गोल्ड या ई गेट जेन 12X। देखिए ये दोनों ही प्रोजेक्टर काफ़ी बढ़िया हैं, काफ़ी ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर हैं, तो इनकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह दोनों में ही काफ़ी अच्छी मिलती है। दोनों में से आप कोई भी परचेज़ कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिक्सपैक रे गोल्ड आप परचेज़ कर लें, क्योंकि इनकी सर्विस वगैरह थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लिटिल हंगामा का। ये लिखते हैं कि सर कौन सा प्रोजेक्टर लेना चाहिए, एंड्रॉयड और लाइनेक्स। मुझे स्पेशली यूएसबी ड्राइव से मूवीज़ देखना है, लाइनेक्स में वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल हो सकता है क्या। देखिए लाइनेक्स में जनरली वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल नहीं हो पाता है। लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं उनमें बहुत ही कम ऐप्स का सपोर्ट दिया जाता है, तो उनमें हो सकता है कि आपको वीएलसी प्लेयर इंस्टॉल आप ना कर पाएँ। तो बेटर रहेगा कि आप एंड्रॉयड वर्जन परचेज़ कर लें जिसमें आप वीएलसी प्लेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आई एम इलियास का। ये लिखते हैं कि पिक्सपैक रे गोल्ड वर्सेस टॉप्ट्रो क्वाड्रा कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कंफ्यूज हूँ कौन सा लें। पिक्सपैक रे गोल्ड लेना चाह रहा था, फिर टॉप्ट्रो क्वाड्रा की वीडियो देखी, कमेंट किया तो टॉप्ट्रो को ही अच्छा बताया। आप बताओ प्लीज़ कौन सा ज़्यादा अच्छा है। देखिए दोनों ही प्रोजेक्टर देखने में ये ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, लेकिन दोनों की जो स्पेक्स वगैरह हैं थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके रिमोट कंट्रोल भी आपको डिफरेंट मिलते हैं। दोनों ही प्रोजेक्टर वैसे काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी इनमें आपको मिल जाएगी। टॉप्ट्रो क्वाड्रा जो है इसका एक बेनिफिट ये रहने वाला है कि इसमें सर्टिफाइड ऐप्स मिल जाती हैं, तो इसके साथ में आपको कोई फायर टीवी स्टिक या एंड्रॉयड बॉक्स सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप
टॉप प्रो क्वाड्रा परचेज कर लें। चाहे तो आप पिक्सपैक रेगोल्ड भी परचेज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन उसके साथ में आपको सेपरेटली फायर टीवी स्टिक तो लगानी ही पड़ेगी, उसके बिना वो प्रोजेक्टर उतना अच्छा नहीं रहता है। तो बेटर है कि आप टॉप प्रो क्वाड्रा परचेज कर लें। नेक्स्ट एक कमेंट लेते हैं शेखर जी का। ये लिखते हैं कि सर मैंने अभी पिछले महीने LG का QNED टीवी 2025 मॉडल परचेज किया है, उसमें लाइट ब्लीडिंग की इशू बहुत ज़्यादा है, 80,000 का था, मैं क्या करूं? देखिए, अगर आपके टीवी में लाइट ब्लीडिंग का इशू आ रहा है तो आप LG से इसकी कंप्लेन करें। हालांकि ये एक काफ़ी कॉमन इशू बन गया है, अब ब्रांड इसको एक इशू मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि ये नॉर्मल है, क्योंकि अब ये 90% टीवी में प्रॉब्लम देखी जाती है। आज से अगर देखेंगे 7-8 साल पहले, 9 साल पहले जो LED टीवी आया करते थे उनमें ऐसा इशू किसी किसी टीवी में ही देखने को मिलता था, लेकिन आजकल तो हर एक टीवी में इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ब्रांड पता नहीं इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतने ज़्यादा कंप्लेन है, इतने ज़्यादा इशू हैं इस चीज़ को लेकर, बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि ब्रांड के कान पे जूं नहीं रेंग रही है इसको लेकर। तो वो पता नहीं इस चीज़ को क्यों दूर नहीं करना चाहते हैं। इतने सारे एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, इतनी चीज़ें इनोवेट की जाती हैं, तो ये कोई एक बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सके, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रांड ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लाइट ब्लीडिंग का जो इशू है इसको वो क्यों दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहना मुश्किल है। अब अगर ये आपके टीवी में लाइट ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसकी कंप्लेन करें, टीवी को आप रिप्लेस करवा लें, लेकिन हो सकता है कि जो रिप्लेस करके यूनिट आपको मिले उसमें भी बैक लाइट ब्लीडिंग का इशू हो। नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट यहाँ पर लेते हैं मोहम्मद नवी अंसारी का। ये लिखते हैं कि नाम जापान माल चाइना, ये किस टाइप का झोल है, जापान लगाना ज़रूरी है क्या? तो इनका यहाँ पर कहना है पिक्सपैक प्रोजेक्टर के बारे में कि पिक्सपैक जापान के नाम से ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो पिक्सपैक जो ब्रांड है वो जापान में भी रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। तो इनका कहना है कि जापान अपने नाम में क्यों लगाया, जबकि इनके जो प्रोजेक्टर हैं वो चाइना में बनते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो चाइना में रेडी होते हैं। जैसे कि व्यू है, अब व्यू जो है ब्रांड कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है और इंडिया में भी रजिस्टर्ड है। अब देखिए, कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड होने के बाद भी उनके जो LED टीवी हैं वो हाइसेंस ब्रांड मैन्युफैक्चर करता है, और हाइसेंस ब्रांड चाइना का एक कह सकते हैं कि सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट ब्रांड है LED टीवी मैन्युफैक्चरिंग में। तो उनके भी चाइना से आते हैं। और आईफोन आप देख लीजिए, आईफोन एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन उनके जो आईफोन है वो चाइना में असेंबल किए जाते हैं। तो चाइना में बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो कॉस्ट कटिंग के लिए ज़्यादातर जो ब्रांड है वो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और उनसे फिर प्रोडक्ट अपने वहाँ से मंगाते हैं। अब जो पिक्सपैक ब्रांड है तो ये जापान में रजिस्टर्ड है और ये इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये चाइना में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन्हें जापानी स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ते हैं, इन्हें इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही इनके प्रोडक्ट आते हैं। तो पिक्सपैक जापान में रजिस्टर्ड है, इसलिए इन्होंने जापान लगाया हुआ है। तो बहुत सारे ब्रांड हैं, आप देखेंगे सैमसंग के भी जो टीवी हैं वो बहुत सारे मेड इन चाइना है, मेड इन वियतनाम है, मेड इन कोरिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग आसानी से हो जाती है, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो जनरली कॉस्ट कटिंग के लिए ही ऐसा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।